नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। चीन के दुस्साहस के बाद उत्तराखंड में चीन से लगते हुए सीमा पर हलचल बढ़ गई है। जोशीमठ में आईटीबीपी की टुकड़ियों की चीन बॉर्डर की तरफ रवानगी की गई है और इसके साथ ही जोशीमठ में सब एरिया क्षेत्र की छावनियों को अलर्ट पर रखा गया है। चमोली जिले में माणा, बाड़ाहोती, रिमखिम, नीति और उत्तरकाशी में निलोंग वैली, निलोंग घाटी के साथ ही भैरों घाटी तक भारी पुलिस फोर्स, भारी सेना की तैनाती और उनकी गतिविधियों को बढ़ाया गया है। और ये सब हो रहा है चीन की उस हरकत की वजह से जिसकी वजह से हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई है। हालांकि चीन को भी बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन हमारे 20 जवान शहीद हो गए, जिसमें ज्यादातर जो जवान हैं वो बिहार के 16 बिहार रेजिमेंट से जुड़े हुए। और अब जोशीमठ में हलचल बढ़ गई। आप इन गाड़ियों को देखिए और इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अलर्ट, कितनी चौकन्नी हो गई हमारी सेना। लद्दाख में भारतीय सैनिकों की शहादत पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन ने फिर से साबित कर दिया है कि वो सिर्फ पीठ में छुरा घोंपने का ही काम करता है। हमारे सेना के साथ एक बार फिर चीन ने छलावा किया है और विश्वासघात किया है। जो नियमित रूप से जो शांति वार्ता चल रही थी और वहाँ पर हमारे सैनिकों पर जिस तरह से हमला किया गया, वो चीन ने एक तरह से 1962 को दोहराने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि चीन की समझ में आ जाना चाहिए कि वो भारत अब नहीं है, 1962 का भारत नहीं, ये 2020 का भारत है। भारत की सेना किसी का भी मुकाबला कर सकती है। चीन की एक गलतफहमी दूर होनी चाहिए। तो चीन का चेहरा यही है, मक्कारी भरा, उसके संस्कार ही यही हैं और यही वजह है कि हमेशा पीठ पर छुरा भोंकता है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वो आपको जानकारी देंगे कि उत्तराखंड में चीन से लगी हुई सीमा पर किस तरह की हलचल है। अजीत, बताएं आप, किस तरह की एक्टिविटी, किस तरह की मूवमेंट, किस तरह की हलचल है वहां पर? राजीव, देखिए, चाइना से लगी हुई उत्तराखंड की 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी सरहद है जो उत्तराखंड राज्य से के अंतर्गत आती है। वो उसमें वो भी 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो जैसे ही हम बात करते हैं कि बॉर्डर की, तो अचानक निलोंग घाटी, भैरव घाटी, बाराहोती, रिमखिम, माणा, नीति और पिथौरागढ़ में काला पानी हुई है। और कल जैसे लद्दाख में जिस तरह की एक घटना हुई है, जो विश्वासघात चाइना ने किया है, जो उसका स्वभाव रहा है, जो उसके तासीर में है, धोखेबाजी करना, दगाबाजी करना, पीठ में छुरा घोंपना, तो हमारे जो 20 जवान जो शहीद होने की ये खबर है, ये वाकई एक चौंका देने वाली है। और इसी क्षति ये बहुत बड़ा हुआ है हमें कल, और ये आगे कोई इस तरह का नुकसान ना हो, चीन ऐसी कोई हरकत ना करे, तो यहाँ उत्तराखंड के तमाम बॉर्डर पर जो आईटीबीपी तैनात रहती है, उसकी टुकड़ियाँ, उसकी कंपनियाँ और बढ़ा दी गई हैं, वो बल बढ़ा दिया गया है और बड़ी संख्या में सैनिक उधर मूव कर गए हैं। और जैसे जोशीमठ वाला इलाका है, जोशीमठ में चूंकि एक ब्रिगेड बैठती है, एक ब्रिगेडियर है और रैंक के अफसर वहाँ बैठते हैं, वो जो बॉर्डर देखते हैं। अजीत जी, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है कि आपकी आवाज कट के आ रही है, लेकिन आपकी बात हम तक पहुंच गई है और बात यही है कि मूवमेंट बढ़ाए गए और उसके पीछे की वजह सिर्फ एक ही गलवान घाटी में हमारे सैनिकों के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है। पेट्रोलिंग दस्ता हमारा पेट्रोलिंग करने के लिए गया था और ये देखने के लिए गया था कि क्या हमारी सीमा में कोई है तो नहीं है, हमारी सीमा में चीन अब है या चला गया, क्योंकि उसने कहा तो था कि वो चला गया, लेकिन वो गया नहीं था। वो शायद यही इंतजार कर रहा था कि भारत का पेट्रोलिंग दस्ता आएगा और हम छुप कर उन पर हमला करेंगे, और चीन ने वही किया। अब चीन का ये चेहरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हो गया है। और इस बीच में आपको ये जानकारी दे दें कि चीन का विदेश मंत्रालय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उससे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स भी हम आपको देंगे। और उत्तराखंड से जो लगती हुई सीमा है, चाहे वो बाड़ाहोती में हो, नीति हो, रिमखिम हो, इन सारी जगहों पर मूवमेंट बढ़ा दी गई है। चीन को लेकर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है, मगर भारत भी उसकी हर चाल को नाकाम कर रहा है। एक्शन लिया, ये बहुत
जरूरी था, रिक्वायर्ड था। हालांकि हमारा बहुत नुकसान हुआ है, चाइना का भी नुकसान हुआ है, पर हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव चाइना ने नहीं छोड़ा था। हमारे जो एक अच्छे व्यवहार को चाइना ने एक हमारी कमजोरी समझा। जिस हिसाब से गलवान वैली में आए और फिंगर्स एरिया में आए, बाद में एग्री करके कि पीछे कर जाएंगे पर हटे नहीं। ये चाइना जो ये कार्रवाई कर रहा है, ये सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है। चाइना का कोई बड़ा गेम प्लान है। वो उनकी एक पॉलिसी अभी जो क्लियर नजर आ रही है कि वो इस पॉलिसी में बिलीव कर रहे हैं या आप हमारे साथ हैं या हमारे बिल्कुल अगेंस्ट है। पाकिस्तान उनके साथ था, और अभी जो सडनली नेपाल में जो जोश आया है, वो भी एक चाइना की पॉलिसी है कि भारत को घेरो, भारत को प्रेशर में डालो, ताकि जो वो मांगे वो ले लो। नंबर एक। नंबर दो, जो बॉर्डर अलाइनमेंट है, चाइना भी बड़ा क्लियर है कि और हिंदुस्तान भी बड़ा क्लियर है। तो उन्होंने सोचा कि हम इंडिया के ऊपर कैसे हमला करें, जमीनी नहीं और तरीके से, क्या क्या तरीके हैं। तो उनको सबसे इजी तरीका लगा कि बॉर्डर पे भारत को परेशान करो। तो उन्होंने उसी तरीके से फिंगर 4 तक आ गए, गलवान में आ गए, और उससे पहले नाकुला में आए। ये लोकलाइज नहीं है, ये बड़े लेवल पे फैसला लिया गया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत के साथ और इसके साथ साथ तीनों प्रमुखों को भी बिठाकर एक मीटिंग ली है, और ये मीटिंग दिल्ली में साउथ ब्लॉक में रखी गई है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने विदेश मंत्री के साथ फोन पर बात भी की है, और इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपनी रीजनल इंटीग्रिटी से कोई समझौता नहीं करेगा। उधर अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ने कहा है कि चीन के 35 सैनिकों के मारे जाने की बात सही है। ये तस्वीरें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों ही सेनाओं के प्रमुख आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। ये मीटिंग आपको बता दें कि साउथ ब्लॉक में चल रही है, और एनएसए अजीत डोभाल भी हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक का हिस्सा हैं। और ये भी साथ साथ आपको जानकारी दे दें कि जो इस वक्त तनाव की स्थिति है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय जगत तो देख रहा है, लेकिन भारत में भी अब गुस्सा फूट रहा है। गुस्सा लोगों का फूट रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी चल रहा है, मांग की जा रही है कि बदला लो। हमारे साथ हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत राठी एक बार फिर से जुड़ गए। अजीत, आपकी वॉइस उस वक्त क्लियर नहीं आ रही थी, तो हम बात कर रहे थे सेना के मूवमेंट की। दिल्ली में बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, हर एक स्थिति को देख रहे हैं। चीन के साथ भी बताया जा रहा है कि बातचीत लगातार सैनिक स्तर पर भी और अधिकारी लेवल पर भी लगातार चल रही है। लेकिन सेना को किस तरह के आदेश हैं उत्तराखंड में? देखिए, जो ये राजीव, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक 300 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया चाइना बॉर्डर से लगता है भारत का, और ये सारा 300 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा उत्तराखंड राज्य में आती है। और यहाँ आईटीबीपी इस क्षेत्र में तैनात रहती है। तो आईटीबीपी की टुकड़ियों, कई कंपनियां भेजकर आईटीबीपी बल को कल संख्या के हिसाब से बढ़ा दिया गया था। तभी ऐसे इनपुट वहां बॉर्डर से मिल रहे थे कि आईटीबीपी के बहुत बड़ी संख्या में सैनिक फ्रंट पर चले गए हैं। इसके बाद मिलिट्री को, जो आर्मी है अपनी, उनको अलर्ट कर दिया गया था। उनका मूवमेंट भी देखने को मिल रहा था। और छावनी से निकलकर लोग सरहद की तरफ, उनकी टुकड़ियां, तो कुछ गाड़ियां अपने सरहद की तरफ जा रही थी। और ये ऐसा एक इनपुट और मिल रहा है कि आईटीबीपी के बिल्कुल पीछे खड़े रहने के लिए आर्मी को कहा गया है। यदि ऐसी कोई सिचुएशन आती है जैसी कल लद्दाख में आई है, तो आईटीबीपी वो पीछे करके और मिलिट्री वो फ्रंट संभाल सकती है। तो उत्तरकाशी में जहां नीलौंग घाटी और भैरव घाटी है, चमोली में बाराहोती, नीति, माना, पिथौरागढ़ में जो काला पानी और लिपू लेक और ये लिम्पिया धुरा है, ये सब जो जितना भी बॉर्डर है, क्योंकि नेपाल आजकल चीन की भाषा बोल रहा है, तो इसलिए नेपाल के पिथौरागढ़ से लेकर और उत्तरकाशी तक पूरी सरहद को बहुत मजबूती से आर्मी को वहां तैनात कर दिया गया। आईटीबीपी की संख्या बढ़ा दी गई है। अजीत, एक कमेंट मैं आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं माणा गांव के। अब माणा गांव में इस वक्त में कम से कम हलचल होती है, क्योंकि लोग वापस अपने घरों की ओर जा चुके हैं इस वक्त, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा दिख रहा है। एक व्यक्ति बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। और हालांकि सैनिक मूवमेंट भी यहाँ पर, क्योंकि बॉर्डर इससे थोड़ा सा आगे है, लेकिन आप देखेंगे सन्नाटा। तो अजीत, इन तस्वीरों से लग रहा है कि आप जो बॉर्डर से सटे हुए गांव हैं, क्या उन ग्रामीणों को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं सेना की तरफ से? नहीं राजीव, देखिए, जैसी कल घटना हुई है ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। और कल ही से हम अपने टीवी के माध्यम से सबको बता रहे हैं कि ये घटना 70 साल बाद हुई। 70 साल पहले चीन ने इस तरह का विश्वासघात किया था कि हमारे सैनिकों के साथ। तो जब ऐसी घटनाएं होती है तो सरहद पर तनाव बन जाता है।
जो वहाँ के गांव के लोग होते हैं, जो सरहद के सटे हुए जो गांव होते हैं, जो आबादी होती है, वो एहतियातन तौर पर या तो उनको खाली करा लिया जाता है या उनको कहा जाता है कि वो अपनी गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध रोक लगा ले और वो घरों से बाहर सावधानी पूर्वक निकले। तो यही एक वजह देखने को मिल रही कल की घटना के बाद। जो सरहद के आसपास के जो गांव हैं, उन सभी को जो एक सिस्टम बना होता है, एक मैकेनिज्म बना होता है, उनके माध्यम से, मजिस्ट्रेट के माध्यम से, थाना पुलिस के माध्यम से ये कहलवाया गया है और मुनादी करवाई जा रही है गाँव में कि भाई आप थोड़ा एहतियात बरतें, क्योंकि सरहद पर तनाव पैदा हो गया। जी अजीत, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि सेना वो अपना काम करेगी, सरकारें हैं वो अपना काम करेंगी, लेकिन जन भावनाएं इस बीच में क्या कर रही हैं? जन भावनाएं क्या हैं? जनभावनाएं राजीव बिल्कुल चीन के बहुत बुरी तरह से विरोध में खड़ी हो गई हैं। लोगों में इतना गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है अब देखने को मिल रहा है जितना चीन के खिलाफ मिल रहा है। चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करने की सूचनाएं तमाम जगह से आ रही है, उनके सामानों को जलाने की सूचनाएं आ रही हैं और चीन की तमाम वस्तुओं को प्रतिबंधित करने के लिए, उनको बैन करने के लिए सरकार से लगातार मांग की जा रही है। लोगों में गुस्सा है और लोग इस तरह का मानसिक दबाव सरकार पर बनाने की जरूरत में है कि चाइना को इस घटना का एक माकूल जवाब मिलना चाहिए ताकि चाइना की आर्मी फिर से ऐसा कोई दुस्साहस ना करे। और हर व्यक्ति के भीतर इसी तरह की भावना भरी हुई है। हर व्यक्ति देशभक्त होकर चाइना बॉर्डर पर जाना चाहता है। कल का हादसा लोगों के लिए बिल्कुल हृदय विदारक जैसी घटना थी और ये घटनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन कल हुई है। चाइना ने अपने स्वभाव के अनुसार ये काम किया है, उसका स्वभाव ही विश्वासघाती है, यही पब्लिक मानकर चलती है। जी अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें खबर पर, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जो जानकारी महत्वपूर्ण इस वक्त ये मिल रही है कि आईटीबीपी फ्रंट पर रहने वाली है, लेकिन सपोर्ट में रहेगी सेना। अगर किसी तरह की मूवमेंट, किसी तरह की गतिविधि या किसी तरह की मंशा गलत जाहिर होती है चीन की तरफ से, चूंकि सेना को खुली छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले ले, अगर गलत लगता है तो उसी का जवाब जो है सेना अपने अंदाज में दे दे। तो वैसे में सेना को भी तैयार रखा गया। तो आईटीबीपी फ्रंट लेयर पर, तो सेकंड लेयर होगी सेना की। ये इस वक्त जानकारियां मिल रही हैं और किस तरह की मूवमेंट है वो आप इन ट्रकों के, आर्मी के जो ट्रक्स हैं, जो आर्मी की गाड़ियां हैं, आप उनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवमेंट है। और इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बॉर्डर से सटे हुए गाँव हैं। ये जो चीन उत्तराखंड बॉर्डर है, चीन भारत बॉर्डर है, ये बॉर्डर से सटे हुए गाँव उत्तराखंड में माड़ा गाँव की तस्वीरें हैं। वहां पर आपको सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देगा क्योंकि लोगों को एहतियातन ये कहा गया है कि आप सतर्क रहें, आप अलर्ट में रहें। खबरों में अब आगे बढ़ रहे हैं। टिहरी में क्वारंटीन सेंटर से फरार होने की कोशिश की गई। एक शख्स ने फरार होने की कोशिश की क्वारंटीन सेंटर से। पुलिस ने बौराड़ी बाजार से शख्स को अरेस्ट भी कर लिया है। यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि युवक पकड़ा भी गया है। क्वारंटीन सेंटर से भागने की कोशिश की है। इस शख्स ने क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं से नाराज है। अब ये क्वारंटीन सेंटर में है और क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं से नाराज था। और उत्तराखंड में ये पहला मौका नहीं है कि क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं पर कोई सवाल खड़ा करे। उत्तराखंड के क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली कई बार देखने को मिल चुकी, यहां तक कि लोगों की मौत हो चुकी है, आत्महत्याएं लोग कर चुके हैं और अब भाग रहे हैं लोग। खराब दाल, खराब और गंदा खाना, भोजन, उसकी गुणवत्ताहीन भोजन भी दिया जाना, ये सारी बातें पहले भी आ चुकी हैं और अलग अलग सेंटर से जिला बदल दीजिए, शिकायतें ऐसी ही लोगों की आ रही हैं। इसी बीच में टिहरी में बौराड़ी बाजार में ये क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। उस क्वारंटीन सेंटर से ये शख्स भाग निकला और भागने के कारण बता रहा कि अव्यवस्थाएं हैं, मुश्किल हो गया क्वारंटीन सेंटर में रहना। कोटद्वार के पोखड़ा ब्लॉक में दर्दनाक हादसा हो गया। बैजरो मार्ग पर मडगल धार के पास में एक मारुति कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटद्वार लाया गया है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इसी को देखते हुए घायल व्यक्तियों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सोलह और 17 जून 2013 को केदारनाथ धाम में आपदा आई थी। इस आपदा को 7 साल पूरे हो गए। कई साल के बाद अब केदारनाथ धाम में फिर से रौनक लौट रही है। केदारनाथ धाम को फिर से पुराने रंग में ढालने की कोशिशें की जा रही हैं। देखिए।
एक तरफ 7 साल पहले के केदारनाथ की तस्वीरें हैं, जबकि दाईं तरफ की तस्वीर में आज का केदारनाथ धाम है। मगर केदारनाथ धाम आज जिस रंग में नजर आ रहा है, यहाँ तक का सफर काफी चुनौती भरा रहा है। निम की टीम ने केदारनाथ धाम को इस रूप में लाने में काफी मेहनत की है। आपदा के दौरान केदारनाथ मंदिर को छोड़ दें तो वहां कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए इसे पुराने रंग में लौटाने की कोशिश की जा रही है। पिछले 5 साल के भीतर धाम में काफी काम हुआ है। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण पर खुद पीएम मोदी का फोकस है। अभी कुछ रोज पहले ही पीएम मोदी ने इसके लिए सीएम त्रिवेंद्र रावत के साथ मीटिंग में मंथन भी किया था। आपदा के कुछ साल बाद तक केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या काफी घट गई थी, मगर केदार को फिर से आबाद करने में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। केवल 5 साल में हम लोग देखते हैं तो गत वर्ष जो है ये सब रिकॉर्ड टूट गए और हम लोग को केदारनाथ में 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है पहुंच गए। वो अब तक की हिस्ट्री का जो है वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। बहुत सारे लोग तो कह रहे थे कि फिर हमने इस वैली में नहीं आना है, वही लोग अभी आते हैं और जब कहते हैं कि व्यवस्थाएं काफ़ी सुधर गई है तो काफ़ी अच्छा लगता है। केदारनाथ मंदिर परिसर, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती घाट, आस्था पथ, भैरव मंदिर के रास्ते पर बने पुल जैसे कई काम हो रहे हैं। ये काम अब आखिरी चरण में है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा करी गई थी, उसमें से जो है वो 4 घोषणाएं लगभग पूरी हो गई है। 5वीं पे काम चल रहा है। अभी उसका फेज़ 2 का कार्य हो रहा है। फेज़ 2 का कार्य ये है कि उस टाउनशिप को हमें स्मार्ट बनाना है, इको फ्रेंडली बनाना है। और उसका जो हम लोगों का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हुआ था तो मुझे कहते हुए इसमें भी बहुत गर्व महसूस होता है कि केदारपुरी इंडिया की पहला ऐसा हिल टाउनशिप है जिसको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मिला हो। आपदा की मार झेल चुका बाबा शिव का धाम केदारनाथ आने वाले समय में एक अलग ही रूप में नजर आएगा। पिछले साल तो यात्रियों की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। एक तरफ जहां 2013 के बाद से बाबा के भक्त केदार धाम जाने से परहेज करते थे, तो वहीं अब बाबा केदार की नगरी का पूरी तरह से स्वरूप बदल चुका है। यही वजह है कि विगत वर्ष में करीब 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु बाबा के धाम पहुंचे थे। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। हल्द्वानी में गर्मी बढ़ते ही पानी की किल्लत शुरू हो गई। घाटगोदाम वार्ड नंबर 34 के बंदोबस्ती टंकर इलाके में पानी की समस्या लगातार बरकरार है और इस वार्ड में 150 से ज्यादा परिवार रहते हैं। लोगों का कहना है कि पिछले कई साल से पानी की समस्या बनी हुई है, मगर इसका समाधान हो नहीं पा रहा है, ना उससे कुछ काम किया जा सकता है। और ऐसे में हम करें तो क्या करें? अब ये दिक्कत हमें पानी की है और पानी की समस्या हमारे से इस साल नहीं कई सालों से रहती है और हमने कई बार प्रधानों को, पार्षदों को अवगत कराया। पार्षद जिस समय वोट मांगने आते हैं उस समय हमसे कहते हैं, आश्वासन देते हैं, हाँ भाई साहब हम बिल्कुल ये समस्या, इतनी बड़ी लैंड डाल देंगे, वो डाल देंगे, सारी समस्या। और जब ये गर्मी का टाइम आता है उस समय सब ये कहते हैं कि भैया गर्मी में तो सभी को परेशानी होती है। वार्ड नंबर 34 में हमारा कुछ एरिया ऐसे हैं जो प्योरली जिनका जो स्रोत है वो ग्रेविटी बेस्ड सोर्स है, नेचुरल सोर्स है। तो कलसिया गधेरे उनका स्रोत है मेनली। गर्मी में क्या होता है, अमूमन जिसमें पानी का जो है मात्रा कम हो जाती है, जिससे पानी का उत्पादन कम हो पाता है और लोगों को कम पानी प्राप्त होता है। पिछले साल गर्मी में तो फरवरी और मार्च के महीने से ही दिक्कत आने लगी थी, परंतु इस बार थोड़ा मानसून ठीक रहा है, बारिश सही हो रही है बीच बीच में, जिस वजह से जो है अभी जून के महीने में प्रॉब्लम आई है। चलो अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए उत्तराखंड प्राइम। एक साथ खाना